नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली टाइप्स ऑफ मसल एक्शन के ऊपर बेस्ड होगा। हम देखने वाले हैं कि मसल्स के अंदर किस तरीके का मोशन होता है और कितने टाइप का उसके अंदर एक्शन देखने को मिलता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 डायग्राम हैं जो ये शो कर रहे हैं कि मसल्स के अंदर एक्शन कैसा हो रहा है। 1 2 3। सबसे पहले हम इसकी और इसकी बात करेंगे, फिर आखिरी में इस पे आएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक डंबल है जिसे यहाँ पे मैंने पिक किया है, मान के चलिए। और पिक करते समय आप देख रहे हैं मसल्स का जो साइज है वो छोटा हो गया है, यानी कि अगर मैंने डंबल को ऐसे उठाया तो जो मसल्स है वो एक जगह कंसंट्रेटेड हो गई है, यानी शॉर्ट हो गई है। तो ऐसे मसल एक्शन को हम बोलते हैं कंसेंट्रिक, जहां पे मसल्स की जो हो शॉर्टनिंग हो, मसल्स जो हो शॉर्टन हो। उसके बाद तीसरे मतलब इस वाले पे चलते हैं, जहां पे आप देख रहे होंगे कि जो डंबल है वो नीचे की तरफ जा रहा है, और जब ऐसा होगा तो मसल्स क्या होगी, मसल्स की लेंथनिंग होगी, मसल्स खिंचेगी। तो ऐसे एक्शन को बोलते हैं हम इसेंट्रिक, जहां पे मसल्स की लेंथनिंग हो। तीसरा जो होता है वो ये है कि आप देखेंगे कि एक डंबल को इस जगह पे होल्ड करके रखा गया है, ना ही ये ऊपर की तरफ है ना ही ये नीचे की तरफ है। तो ऐसा मसल एक्शन जहां पे साइज में चेंज ना आए, साइज कांस्टेंट रहे, उसे हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक। इस शब्द का मतलब भी यही होता है। आइसो का मतलब होता है इक्वल या फिर सेम, और मैट्रिक जो होता है वो होता है मेजर या फिर मेजरमेंट। तो जब इक्वल मेजर हो, यानी कि साइज जो हो वो बिल्कुल सेम फिक्स जगह पे हो, ना ही वो उसकी ना ही शॉर्टनिंग हो ना ही लेंथनिंग हो, वो अपनी जगह पे फिक्स बना रहे, ऐसे मसल एक्शन को हम क्या बोलते हैं, आइसोमेट्रिक मसल एक्शन। ये तो हुआ इसके लेंथनिंग के बेसिस पे। ठीक, अब हम देखते हैं कि फोर्स के अप्लाई करने पे कंसेंट्रिक कब होता है, इसेंट्रिक कब होता है और आइसोमेट्रिक कब होता है। तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि तीनों में जो वेट है वो अलग अलग है। यहाँ पे 25 kg, 20 kg, 30 kg। सबसे पहले इसी को लेते हैं, ये हमारा कंसेंट्रिक, इसेंट्रिक, ये हमारा आइसोमेट्रिक। तो आप देखेंगे कि वेट को उठाने के लिए कोई तो फोर्स हमें लगाना पड़ेगा। अज्यूम करके चल रहे हैं, मान के चलिए यहाँ पे 200 न्यूटन का फोर्स लगाया है, 200 न्यूटन का फोर्स लगाया है। और इस ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए अज्यूम करके चलते हैं, हम कितने न्यूटन का फोर्स चाहिए, 150 न्यूटन का फोर्स चाहिए। यानी कि ये जो है मेरा वो क्या है, वो मेरी अप्लाइड फोर्स है, यानी कि जो मैंने फोर्स लगाई है, अप्लाइड फोर्स है। और ये क्या है, ये मेरा लोड है जो मुझे उठाना है। आप देखेंगे कि अप्लाइड फोर्स जो है वो ज्यादा है किससे, लोड से। और जब ऐसा होता है कि अप्लाइड फोर्स लोड से ज्यादा हो, तो उस कंडीशन में जो मसल्स में एक्शन देखने को मिलता है वो क्या देखने को मिलता है, कंसेंट्रिक मसल एक्शन। इसी को हम अब नीचे देखते हैं। अब यहां पर क्या है, यहां पर 30 kg का वेट है, यानी कि वेट बढ़ गया, यानी कि लोड इंक्रीज हुआ है। और लोड कितना इंक्रीज हुआ है, लोड मान के चलिए यहाँ पे 250 न्यूटन लोड इंक्रीज हो गया। बट जो अप्लाइड फोर्स है वो अभी भी कितनी है, 200 न्यूटन है। तो यहां से ये पता चल रहा है कि जब इसेंट्रिक मूवमेंट होता है तो हम जितना फोर्स लगा पाते हैं उस लोड के कंपैरिजन में हम उससे कम लगाते हैं। मान के चलिए यहाँ पे मैंने कंसेंट्रिक में मैक्सिमम 200 लगा सकता था, इसेंट्रिक में मैंने 220 लगा दिया, अज्यूम करके चलते हैं। फिर भी अभी क्या है, अभी भी गैप है कितने का, 30 न्यूटन का, यानी कि लोड अभी भी ज्यादा है। और इस कंडीशन में वेट जो है वो नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। और वहां पे जो एक्शन होगा मसल्स, वो क्या, कौन सी होगी, इसेंट्रिक मसल एक्शन। आपने देखा होगा ना, जिम में भी अगर आप उठाते होंगे, अगर मान के चलिए 20 kg का डंबल उठा रहे हैं तो बहुत आसानी से उठा लेते हैं। लेकिन वहीं अगर आपका 30 kg का डंबल हो तो
और उसे ऊपर से नीचे लाना हो तो आप कोशिश कर रहे हैं उसे कंसेंट्रिक करने की, यानी कि ऊपर लाने की, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे नीचे चला जा रहा है, धीरे धीरे नीचे चला जा रहा है। तो इसका मतलब वहां पे लोड ज्यादा है और अप्लाइड फोर्स कम है। अब आते हैं तीसरे पे, आइसोमेट्रिक पे। आइसोमेट्रिक पे मान के चलिए वेट कितना है 25 kg, ठीक है। तो मान के चलिए ये कितना हो गया, ये इसको हम ले लेते हैं 200 न्यूटन। लोड जो है यहाँ पे 200 न्यूटन है। तो यहाँ पे जो लोड है वो कितना फोर्स लगा रही है, उसमें लोड कितना है 200 न्यूटन का है, और हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो भी कितना है 220 न्यूटन का, 220। तो यहाँ पे जो डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है वो कितनी है, वो 0 है, यानी कि बीच में जो डिफरेंस है वो 0 है। तो ऐसी कंडीशन जहाँ पे लोड और आपकी अप्लाइड फोर्स दोनों क्या हो, दोनों बराबर हो, ऐसी कंडीशन में मसल एक्शन जो वहां पे होता है वो कौन सा होता है, आइसोमेट्रिक। यानी कि ना ही ये नीचे जाएगा ना ही ये ऊपर आएगा। कभी कभी आपने देखा होगा ना कि कोई एक वेट होता है यहाँ पे लेके आप फिक्स हो जाते हो, ना ही आप ऊपर जा पाते हो ना ही आप नीचे आ पाते हो। तो वो जो मूवमेंट होता है वो कौन सा मूवमेंट होता है, वो आइसोमेट्रिक मूवमेंट होता है। तो ये हमने देखा फोर्स के बिहाफ में। एक चीज और देखते हैं इसी से। अब दो टर्मिनोलॉजी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मसल्स एक्शन को समझने के लिए, और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो इसका बहुत बड़ा रोल होता है। एक होता है हमारा आइसोटोनिक, एक होता है हमारा आइसोटोनिक, और एक होता है हमारा आइसोकाइनेटिक। दो टाइप के एक्शंस होते हैं, इन्हीं का वेरिएशन है इसमें। आइसोटोनिक को पहले समझते हैं होता क्या है। देखिए आइसो का मतलब होता है सेम, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बात करी, और टॉनिक जो वर्ड है वो किससे निकला है, वो है टोन से, और टोन का मतलब है टेंशन, टेंशन। तो कंबाइंड जो मतलब होता है वो क्या होता है, सेम टेंशन या फिर इक्वल टेंशन। इक्वल टेंशन क्या मतलब है इसका, आइए पहले इसको समझते हैं। इक्वल टेंशन, सेम टेंशन, यानी कि यहाँ पे जो लोड होगा, अगर मैं बात करूं उसको लोड से अगर जोड़ के देखूं तो यहाँ पे जो लोड होगा इसको मैं 20 kg कर देता हूं। यहाँ पे जो लोड होगा सबसे पहले तो वो फिक्स रहेगा, यानी कि अगर आप 10-20 kg से डंबल एक्सरसाइज कर रहे हैं जहां पे आप कंसेंट्रिक और इसेंट्रिक कर रहे हैं वहां पे लोड फिक्स रहेगा। उसके साथ साथ जो मसल्स में टेंशन चल रहा होगा वो भी फिक्स ही रहेगा। इट डजंट मैटर कि आपका मूवमेंट कितना फास्ट या स्लो है, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट की स्पीड से रिलेशन नहीं है, यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो टेंशन से रिलेटेड है। यानी कि एग्जांपल समझिए, जैसे कि मैंने यहाँ से डंबल उठाया, तो जब मैं डंबल उठा रहा हूँ तो यहाँ पर इस एंगल पे कुछ टेंशन महसूस हो रही होगी। उसके बाद जब यहाँ पे लेके जाऊंगा तो यहाँ पे कुछ अलग टेंशन महसूस हो रही होगी, यहाँ पे लेके जाऊंगा तो अलग, यहाँ पे लेके जाऊंगा तो अलग। बट जब दोबारा लेकर आऊंगा तो सेम एंगल पे टेंशन उतनी ही महसूस होगी जब मैं यहाँ से ऊपर ला रहा था, और यहाँ पे भी सेम उतनी ही होगी, और उसके बाद भी सेम उतनी ही होगी। यानी कि हर एंगल पे जो टेंशन होगा, आप कितना भी मूवमेंट कर ले, सेम एंगल पे उतना ही टेंशन होगा। यहाँ लाने पर भी उतना ही टेंशन होगा, और जब ऊपर से नीचे आएंगे तब भी इतना ही टेंशन होगा इस एंगल पे। इसलिए इसको बोलते हैं क्या, आइसोटोनिक एक्सरसाइज। और जिम में हम जो भी एक्सरसाइज करते हैं डंबल से, वो बेसिकली आइसोटोनिक ही होती है। उसमें जो टेंशन होता है, जो मसल्स में टेंशन जनरेट होता है, वो सेम रहता है थ्रू आउट द मूवमेंट। यानी कि यहाँ से जो जितना हम यहाँ से ऊपर लेकर आएंगे, जो टेंशन यहाँ जनरेट होगी, उतनी ही टेंशन जब हम यहाँ से लेकर नीचे जाएंगे तब भी उतनी ही होगी। या फिर हम फास्ट ला रहे हैं या स्लो ला रहे हैं, तब भी हमारी जो मूवमेंट जो टेंशन होगी वो सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि हमारा लोड कांस्टेंट है, हमारा लोड कांस्टेंट है, हमारा लोड कांस्टेंट है। इसी वजह से हमारी जो मसल की टेंशन होगी वो भी कांस्टेंट रहेगी। यानी कि इसमें एक चीज समझ में आनी चाहिए कि अगर लोड चेंज कर दें हम हर मूवमेंट पे तो टेंशन चेंज हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो यही है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं किसकी, आइसोकाइनेटिक की। आइसो मतलब सेम, काइनेटिक यानी कि मोशन से रिलेटेड है। यानी कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट है कि आप जब मूवमेंट कर रहे होंगे, आप जब मूवमेंट कर रहे होंगे तो पूरा शुरू से लेके एंड तक जो मूवमेंट की स्पीड होनी चाहिए वो कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। स्पीड जो होगी मूवमेंट की वो कैसी होगी, वो कांस्टेंट होगी। यहां पे क्या, लोड कांस्टेंट होगा। स्पीड कांस्टेंट कैसे होगी,
कुछ एग्जांपल देखिए, वैसे तो आइसोमेट्रिक की मशीन वगैरह आती है। वो मशीन आपको, जब आप उस मशीन को आप यूज़ करोगे, जैसे आइसोकाइनेटिक मशीन बोलते हैं, आप जब उसको उस मशीन को जब आप यूज़ करोगे तो आप देखोगे कि जब भी आप फोर्स बढ़ाने की कोशिश करोगे ना, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ऐसे समझिए, मान के चलिए 20 केजी का वेट है मेरे हाथ में, पर ये मैं ऊपर ला रहा हूँ, ऊपर लेते आया, ऊपर लेकर आया, ऊपर लेकर आया। अब मुझे स्पीड को चेंज करना है, तो मैं वही 20 केजी की वेट से स्पीड को आराम से चेंज कर लूंगा। यानी कि पहले स्लो ला रहा था, अब मैं फास्ट ले आऊंगा। ये तो किस में हो गया? ये हो गया आइसोटोनिक में। आइसोकाइनेटिक में क्या होता है, ऐसी मशीन होती है जो आपको ऐसे ग्रैब करके रखती है, पकड़ के रखती है आपके मूवमेंट को, और जब आप ऊपर मूवमेंट जब शुरू करते हो आप, तो वो ऊपर की तरफ आता है, लेकिन आप कोशिश करते हो कि जल्दी से उसको मूवमेंट को ऊपर ले लूँ मैं, पर वो मशीन होने नहीं देती। क्यों? क्योंकि वो एक्स्ट्रा लोड लगा देती है। इसलिए ताकि जितना फोर्स ऊपर लगा रहे हो उतना ही फोर्स वो नीचे की तरफ लगाएगी, ताकि जो मूवमेंट की स्पीड है वो कांस्टेंट रहे। जैसे कि मान के चलिए मैं ऐसे लेकर आ रहा हूँ, फिर ऐसे कर दिया, फिर ऐसे लेकर आ रहा हूँ, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे मेरी स्पीड जो है वो चेंज होती जा रही है। थ्रू आउट द मोमेंट मैं स्पीड चेंज करते जा रहा हूँ। जब आइसोमेट्रिक मशीन मैंने ऐसे लगा दी, तो वो मैं क्या करूंगा, जब मैं लेकर आऊंगा तो कोशिश करूंगा ऊपर और तेज लाने की, लेकिन ये मूवमेंट ऊपर फास्ट नहीं होगा, मूवमेंट की जो स्पीड होगी वो कांस्टेंट रहेगी। यानी कि यहाँ से जो मूवमेंट ऊपर लेकर आऊंगा तो वो कांस्टेंट ही रहेगा, भले मैं कितनी भी फोर्स लगा लूँ। यानी कि यहाँ टेंशन कांस्टेंट ही रहती है, यहाँ टेंशन चेंज होती रहेगी, वो डिपेंड करता है आप पे, लेकिन मूवमेंट फिक्स रहेगा। आप कितनी भी टेंशन लगा लो, पर वो जो स्पीड होगी वो फिक्स रहेगी। और ऐसा तभी पॉसिबल है जब कोई एक्सटर्नल फैक्टर है वो आपकी स्पीड को काउंटर करके रखा है, आपके फोर्स को काउंटर करके रखा है। इसलिए जो आइसोकाइनेटिक मशीन होती है वो ही करा पाती है आपको आइसोकाइनेटिक मूवमेंट। इसके अलावा एग्जाम्पल ऐसा भी है, आप खुद देख सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए इस हाथ को आप इस हाथ पे रख लीजिए, और जब आप ऊपर लेकर आए तो आप फिक्स कर लीजिए कि जैसे ही मैं एक स्पीड से, एक कांस्टेंट स्पीड से हाथ को ऊपर लेकर आऊंगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और जब भी मैं फोर्स लगाऊंगा तो इस हाथ से मैं काउंटर फोर्स लगाऊंगा ताकि स्पीड को मैं मेंटेन करके रखूं। जैसे कि अभी मैं कर रहा था, ये ऊपर लेकर आया, अब मैं स्पीड बढ़ा रहा हूं, अब मैं फोर्स बढ़ा रहा हूं, लेकिन मेरा हाथ जो है वो काउंटर फोर्स लगा रहा है, जिससे मूवमेंट की जो स्पीड है वो कंट्रोल हो रही है। तो ये जो मूवमेंट होता है वो कौन सा होता है? आइसोकाइनेटिक मूवमेंट होता है। ये बेसिकली कब काम आता है? आइसोकाइनेटिक जो एक्सरसाइज होती है बेसिकली रिहेबिलिटेशन के टाइम पे काम आती है। आपको चोट आई है, अब आपको चोट से रिकवरी करनी है, तो उस समय जो आइसोकाइनेटिक मशीन होती है वो हेल्प करती है आपको रिहेबिलिटेट करने के लिए, मसल्स में दोबारा से स्ट्रेंथ जनरेट करने के लिए। रीजन क्या होता है कि जब हम मूवमेंट करते हैं, जैसे आइसोटोनिक अगर मूवमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे स्पीड को कंट्रोल करने की कोई चीज नहीं है, बट इन केस अगर मान के चलिए कि आपकी स्पीड कम या ज्यादा होने लगी बीच में, तो वहां पे जो मसल है जिसमें डैमेज हुआ था वो कहीं ना कहीं फिर से वहां पे डैमेज हो सकता है। बट एक बार हमने स्पीड उसकी कंट्रोल करके रख दी, भले हम स्लो स्पीड कर रहे हैं लेकिन कंट्रोल करके तो रखे हैं ना, ताकि एक्सेसिव मूवमेंट ना हो जाए या फास्ट मूवमेंट ना हो जाए, जिसकी वजह से दोबारा से कहीं मसल पुल वगैरह ना हो जाए। तो इसलिए काइनेटिक आइसोकाइनेटिक जो एक्सरसाइज होती है वो रिहेबिलिटेशन के टाइम पे ज्यादा काम आती है। और आइसोटोनिक एक्सरसाइज वो होती है जो हम एक्चुअल में जिम में करते हैं, कांस्टेंट वेट लगा के कांस्टेंट मोशन करके। मतलब मोशन तो वेरिएबल होता ही रहेगा, वो डिपेंड करता है कि आप कितना फोर्स लगा रहे हैं, बट यहाँ पे जो टेंशन होगी, यहाँ पे जो लोड होगा वो फिक्स रहेगा। हर एंगल पे जो लोड रहेगा वो फिक्स ही रहेगा, आप चाहे कितना भी मूवमेंट कर लें। आप इस एंगल पे जो फोर्स है, आप चाहे कितना भी मूवमेंट कर ले, जब भी आप इस एंगल पे आएंगे फोर्स आपका कांस्टेंट ही रहेगा। हो सकता है इस एंगल पे फोर्स चेंज हो जाए, बट इस एंगल पे अगर फोर्स चेंज हुआ है, यहाँ पे जो भी इस एंगल पे जो भी फोर्स महसूस होगा, तो जब भी आप मूवमेंट करेंगे और जब भी आप मूवमेंट करते समय इस एंगल पे आएंगे तो हर बार उतना ही टेंशन होगा जितना आप दूसरे मूवमेंट या तीसरे मूवमेंट में करेंगे। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, हो सकता है यहाँ पे मैं फोर्स ज्यादा लगा दूं पहले, फिर जब नीचे आऊं तो कम फोर्स लगाऊं, इसी एंगल पे फोर्स चेंज होता रहेगा। जैसे कि ऊपर आते समय मैंने ज्यादा फोर्स लगा दिया इस एंगल पे, और जब नीचे ला रहा हूं तो फोर्स नहीं लगा रहा हूं उतना, यानी कि टेंशन चेंज हो गई इसी एंगल पे। इसलिए आइसोकाइनेटिक में टेंशन कांस्टेंट नहीं रहती है, स्पीड कांस्टेंट रहता है, बट आइसोटोनिक में लोड कांस्टेंट रहता है। जो आपका टेंशन होती है मसल में वो कांस्टेंट रहती है, लेकिन यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती। देखते होगे ना, शुरुआत में वेट धीरे धीरे उठेगा, फिर एकदम से थोड़ा सा उठाओगे, यहाँ पर आगे फास्ट हो जाओगे, इस एंगल पे आगे फास्ट हो जाओगे,
लेकिन जैसे ही नीचे आओगे तो यहाँ से और फास्ट हो जाओगे, क्योंकि यहाँ से मोमेंटम बन जाता है। यहाँ से आओगे तो फिर इस एंगल पे आके आराम से फास्ट कर लोगे, फिर धीरे धीरे आओगे तो यहाँ से फिर फास्ट हो जाओगे, तो क्योंकि यहाँ से मोमेंटम इसका बनता है। तो ये टॉपिक था हमारा मसल एक्शन का। इसी के साथ साथ आपसे एक मेरा सवाल है, इसका एक आंसर दीजिए। पहले सवाल सुनिए, फिर पॉज करिए, उसके बाद आंसर दीजिए। कंसेंट्रिक में जो मैं फोर्स लगाता हूं तो जो फोर्स का डायरेक्शन होता है वो ऊपर की तरफ होता है, तभी मूवमेंट ऊपर जाता है। क्या इसेंट्रिक फोर्स लगाते समय, ध्यान सुनिएगा, क्या इसेंट्रिक फोर्स लगाते समय फोर्स का डायरेक्शन नीचे होता है या फिर ऊपर होता है? फोर्स का डायरेक्शन नीचे होता है या ऊपर होता है? आंसर दीजिए पॉज करके। चलिए मैं देता हूं, आपने सोच लिया होगा। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, हमने क्या बात करी थी, यहाँ पे जो अप्लाइड फोर्स है वो क्या है, वो कम है लोड से। अगर अप्लाइड फोर्स लोड से ज्यादा होता, अप्लाइड फोर्स लोड से ज्यादा होता तो मूवमेंट ऊपर की तरफ चला जाता, पर क्योंकि अप्लाइड फोर्स लोड से कम है इस वजह से नीचे जा रहा है। यानी कि फोर्स जो अप्लाई हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा होगा, वो अभी भी ऊपर के डायरेक्शन में ही हो रहा है, अभी भी ऊपर के डायरेक्शन में ही हो रहा है। बट क्योंकि लोड ज्यादा है इसलिए आप ऊपर की वजह से नीचे नीचे लेकर आ रहे हैं। बट धीरे धीरे इसलिए आ रहा है क्योंकि आप फोर्स जो ऊपर की डायरेक्शन में लगा रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं काउंटर करने में लगा है नीचे के फोर्स को, बट क्योंकि ज्यादा है इसलिए आप धीरे धीरे ला रहे हैं। यही अगर मैं 50 kg का रख दूं तो आप देखोगे धीरे धीरे नहीं ला पाओगे, एकदम से तेज चले जाओगे नीचे। लेकिन आप मान के चलो 20 kg तक उठा लेते हैं यहाँ पे मैक्सिमम। अगर मैंने 25 कर दिया तो आप देखोगे धीरे धीरे आएगा नीचे। आप कितना भी ऊपर से लेकर आना उसको, वेट यहाँ रखना और फिर ट्राई करना, देखना धीरे धीरे नीचे आएगा। यही मैं अगर 30 रख दूं तो 30 kg तो देखोगे और फास्ट हो जाएगा। यही मैं 35 रख दूं तो और फास्ट हो जाएगा, क्योंकि अप्लाइड फोर्स और लोड में डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। और फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो हमें ना ऊपर की तरफ ही देगा, चाहे कंसेंट्रिक हो चाहे एसेंट्रिक हो। एक और आपसे सवाल है, आप इसका आंसर ढूंढिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर जरूर दूंगा। आपने ये महसूस किया होगा, जैसा कि भी मैंने बताया, कि 20 kg अगर मान के चलिए मैक्सिमम आप उठा पाते हैं तो यहाँ से आप 20 kg तो उठा लेंगे। लेकिन अगर मैं 25 kg को यहाँ से उठाने को बोलूँ तो आप उठा पाएंगे? नहीं उठा पाएंगे। चलिए उठा लिया। 30 kg बोलूँगा तो उठा पाएंगे? 30 kg तो नहीं उठा पाएंगे। अगर 20 मैक्स है तो 30 kg तो नहीं उठा पाएंगे। वैसे तो 25 भी नहीं उठा पाएंगे क्योंकि 20 मैक्स है। लेकिन अगर मैं उसी वेट को नीचे छोड़ने को बोलूँ तो आप छोड़ देंगे। यानी कि 25 को जब मैं बोलूँ यहाँ से नीचे छोड़ना है तो आप उसको नीचे लाके छोड़ देंगे, और वो भी धीरे धीरे। लेकिन जब उठाने को बोलूँ तो उठा नहीं पाएंगे। इसका मतलब इसेंट्रिक में फोर्स आप ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं कंसेंट्रिक के कंपैरिजन में। यहाँ से लाते समय कम फोर्स प्रोड्यूस होगा, लेकिन यहाँ से छोड़ते समय ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस हो सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्या वजह है कि नीचे लाते समय आप ज्यादा फोर्स लगा लेते हैं? और ऐसा भी कहा जाता है नीचे लाते समय एनर्जी जो खर्च होती है वो इसके कंपैरिजन में कम होती है। एग्जांपल के तौर पे जब 20 kg का आप मैक्सिमम उठाएंगे, उसी 20 kg को जब नीचे लाएंगे तो देखेंगे कि वो 20 kg नीचे लाने में उतना ताकत नहीं लग रही है जितनी 20 kg ऊपर लाने में लग रही है। ऐसा क्यों है? यहाँ पे एनर्जी भी कम खर्च होती है इसके कंपैरिजन में। आप इस सवाल का जवाब ढूंढिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस सवाल का जवाब जरूर दूंगा। तब तक ये पढ़ते रहिए, खुश रहिए।